नमस्ते। चुनाव सुधारों वाले हमारे इस कार्यक्रम में हम पिछले कई अंकों से लगातार भारत में जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, उनके ऊपर जो सवाल उठते हैं, साथ ही साथ उनमें तमाम तरीके की जो कमियों की बात होती है, उन कमियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र के इस महापर्व को बेहतर से और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ क्या ऐसे प्रयास चुनाव आयोग या जो सरकारें हैं उनके द्वारा किया जाए ताकि इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों का और ज्यादा विश्वास जुड़े, जो इसकी प्रक्रिया है उस पर और ज्यादा विश्वास जुड़े। हम कई अलग अलग मुद्दों पर लगातार बात करते जा रहे हैं, जिस वीडियो को आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। आज के इस अंक में जो हमारे साथ रेगुलर हमारे गेस्ट रहते हैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे इस चीज पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो चुनाव सुधार की प्रक्रियाएं हैं उसको आगे बढ़ाते हुए एक साथ जो चुनाव कराए जाने की बात होती है, वो किस तरीके से उसको अंजाम दिया जा सकता है, किस तरीके से उस पूरी प्रक्रिया को धरातल पर उतारा सकता है। अरुण कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। सवाल जो हमने अभी किया, इसके साथ हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से एक साथ चुनाव कराए जाने का जो बार बार जो बात होती है उसको उस प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है और इससे क्या फायदे मिल सकते हैं देश को, देशवासियों को और चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारों को भी। जी, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि अगर एक साथ चुनाव हो तो चुनाव आयोग को क्या फायदा होगा। सरकार की मशीनरी जो बहुत दिनों तक चुनाव 8 महीना काम करती है वो कम हो जाएगा, केवल 2 महीना काम करना पड़ेगा। और राजनीतिक दल के लोगों को भी, राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ता बनाने में उनको सुविधा होगी। हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर ये होगा कैसे। इसलिए कि चुनाव आयोग से हमेशा ये मांग होती रही है, या जेपी ने भी एक बार ये कहा था कि चुनाव को सस्ता करना चाहिए और नहीं तो चुनाव का खर्च सरकार खुद उठाए, ताकि कोई भी लोकतंत्र में कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। मैं बहुत गहन अध्ययन के बाद मुझे ऐसा लगा कि जेपी ने जब ये बात कही थी तो चुनाव पे खर्च की इतनी बड़ी जो सीमा, इतना खर्च नहीं हो रहा था और उनके भी कल्पना में शायद ये नहीं रहा होगा कि इतना रुपया भी एक दिन चुनाव में खर्च कोई करेगा। तो उन्होंने ये बात कही थी। मैं इस सिलसिले में एक बार कुरैशी साहब जो चुनाव आयुक्त थे, तो जब मैं अपने इस अभियान को चला रहा था तो मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने बहुत सतह ढंग से मुझसे कहा कि हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि प्रति कैंडिडेट नहीं, प्रति वोट हम 100 रुपए दे दें पार्टियों को। मतलब अगर एक पार्टी को 1 करोड़ वोट मिला है तो उनको 100 करोड़ वोट उनको सब्सिडाइज कर देंगे या दे देंगे। तो मैंने कहा कि साहब, ये कोई व्यवसाय है क्या चुनाव की, जिसमें आप हमने पैसा पूंजी लगाया था, हमारा खर्चा हो गया है और आप हमको दे देंगे? अरे हम लड़े कैसे, हमारी समस्या तो ये है। तो मैंने फिर अपनी बातों पे उनको जोर दिया और मैंने जो उनसे कहा वो मैं बता रहा हूं। अगर चुनाव एक साथ हो तो कैंडिडेट का कोई भी पैसा नहीं खर्च होगा, केवल एक लोकसभा का उम्मीदवार होगा। अब मान लिया हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हो तो एक लोकसभा में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा के अंदर तमाम वार्ड है, सभासद का चुनाव है या प्रधान का चुनाव है। ये जो चुनाव होते हैं ये जब साथ होंगे तो चुनाव आयोग केवल इतना करे कि सभी पार्टी के लोगों को समान रूप से झंडा, पर्चा, पोस्टर, बैनर, चुनाव घोषणा पत्र, जो भी प्रचार सामग्री हो, यह सब समान रूप से चुनाव आयोग हर कैंडिडेट को दे दे। हर कैंडिडेट मतलब न तो विधानसभा कैंडिडेट को देना है न लोकसभा कैंडिडेट को देना है, केवल जो हमारे वार्ड का चुनाव लड़ रहा सभासद या प्रधान, इन दो को देना है। और ऐसा पोस्टर होगा जिसमें हमारे लोकसभा एक पार्टी का एक पोस्टर होगा जिसमें लोकसभा का फोटो होगा उम्मीदवार का, उसके बाद विधानसभा के
कैंडिडेट का फोटो होगा, फिर हमारे वार्ड के का उम्मीदवार का फोटो होगा, या हमारे प्रधान का जो उम्मीदवार होगा उसका फोटो होगा, और हमारे पार्टी का नाम, हमारी पार्टी का सिंबल होगा। इस तरह के पोस्टर और इसी तरह के पर्चे, इसी तरह के, और झंडे तो एक तरह के होते ही हैं, इसी तरह के बैनर, सब समान रूप से जितनी भी प्रचार सामग्री है, यह सारी की सारी चुनाव आयोग सभी कैंडिडेट्स को मुहैया कराए। अब इसमें जो जेपी की भावना थी कि सरकार मदद करे, तो इससे मदद भी हो जाएगी। हाँ, कानून ये बनना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट एक झंडा, एक पर्चा, एक पोस्टर भी किसी भी प्रिंटिंग पेज से अतिरिक्त नहीं छपवा सकता है। केवल जो चुनाव आयोग दे रहा है उसी के आधार पे वो अपना काम चलाएगा। जैसे अगर हम तय कर लेते हैं कि एक गांव में 2 झंडा, 5 झंडा, एक वार्ड में 50 झंडा, 100 झंडा, इससे हमारा ये पता लग जाएगा कि हाँ, यहां पे इस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। या एक बैनर लग जाएगा, 5 बैनर है, जो भी हो, ये हम सब लोग मिलकर तय कर सकते हैं और सबका समान रूप से होगा हर पार्टी के कैंडिडेट को। और मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जब भी कोई चुनाव लड़ने जाता है तो अपराध बोध में पहले ही दिन से ग्रसित हो जाता है कि उसको फर्जी अकाउंट बनाना पड़ता है। उसी तरह से अपने नेताओं की चुनाव सभा कराने के लिए एक कैंडिडेट को 3 दिन का समय लगता है उनकी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, और तब जाकर के एसडीएम जो भी चुनाव अधिकारी होता है वह 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वह परमिशन देता है तमाम कड़े कानूनों के साथ। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं चाहूंगा, या मेरी राय है कि हर विधानसभा में 20 पक्के मंच सरकार बना दे, जिसका उपयोग चुनाव में भी किया जा सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है, और उस विधानसभा के या उस इलाके के लोग, बच्चे खेल कूद में किसी भी काम के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक विधानसभा में तो आप उसको 3 स्लॉट कर दीजिए, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, और 4 बजे से 7 बजे तक। 3 स्लॉट करने से कम एक दिन में एक विधानसभा में 60 चुनाव सभाएं हो सकती हैं। और इन्हीं में लोकसभा का हमारा उम्मीदवार एक दिन में 3 भाषण करेगा, विधानसभा का भी हमारा उम्मीदवार कम से कम एक दिन में 3 भाषण करेगा, और हमारे जो वार्ड के मेंबर हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश पार्टी के पदाधिकारी हैं, कम से कम एक पार्टी को एक दिन में, अगर मान लीजिए 6 पार्टियां लड़ रही हैं तो 10 चुनाव सभा करने का एक विधानसभा में अवसर मिल जाएगा। पार्टी के लोग केवल अपना झंडा लेकर के आएंगे चुनाव सभा के लिए, और ये अलॉटमेंट जो होगा, ये चुनाव शुरू जिस दिन होता है उसी दिन इस स्लॉट का अलॉटमेंट हो जाए कि किस किस तारीख को, किस किस समय आपको चुनाव सभा करने का अवसर मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि एक विधानसभा में कम से कम 6 सभा एक दिन में करने का हमें पूरा अवसर रहेगा। और वहां का बीडीओ या वहां का कोई भी प्रशासन का छोटा अधिकारी, वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि माइक का इंतजाम करे। केवल पार्टी के लोगों को अपना झंडा लेके आना है, और आपके नेता आएंगे, आपकी पार्टी के लोग आएंगे, सबको पता रहेगा कि आज इस स्लॉट मिला है, इस पार्टी की सभा है, इस पार्टी की सभा है, या आपका प्रत्याशी, जो वार्ड का प्रत्याशी है, जो प्रधान का प्रत्याशी है, और विधानसभा का भी प्रत्याशी अपने यहां से भी सर्कुलर इशू कर सकता है अपने पार्टी कार्यालयों में, जहां पे कि मतलब आज इनकी, हमारे इस नेता की सभा होगी। केवल यह 2 प्रचार सामग्री सरकार मुहैया कराए, और केवल इस बात का पूरा निर्देश हो कि लोकसभा का उम्मीदवार केवल एक गाड़ी
और उसके साथ 3, 4, 5 जितने लोग उसकी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मतलब एक लोकसभा के उम्मीदवार का खर्च एक गाड़ी और उनके साथ 5 लोगों के खाने पीने का और उस गाड़ी के तेल का खर्चा, मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए आएंगे अगर उसकी गाड़ी है तो। और अगर उसने टैक्सी कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए आएगा। कहने मतलब अगर 15 दिन चुनाव होता है तो 50,000 रुपए के खर्चे पे एक लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। और लोकसभा का उम्मीदवार अपने इन लोगों के साथ जहां जहां जा सकता है, हर 3 सभा एक दिन में कर सकता है और जहां जहां घूमना चाहे घूमे। उसी तरह से विधानसभा का भी उम्मीदवार एक गाड़ी, उसके साथ 3-4 लोग और उसका भी लगभग इतना ही खर्च हो, इससे ज्यादा खर्च करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अगर गाड़ी हमारे पास है और हमारे पास लोग हैं, हमारी पार्टी मंच का इंतजाम, मंच पे सारा इंतजाम करके रखेगी। हाँ, ये मैं बता दूं कि उसमें ऐसे लोगों को वोट मिल जाए, टिकट मिल जाए जो पार्टी से मतलब नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा। पार्टी का संगठन मजबूत होने पे ही कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत पाएगा, यह तय है। किसी के व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे चुनाव नहीं जीता जाएगा, पार्टी के संगठनात्मक क्षमता के आधार पे ही चुनाव जीता जाएगा। और इसी तरह से हम बिल्कुल चुनाव में खर्च पे रोक लगा सकते हैं। हाँ, होगा क्या? अब सवाल इस बात का है कि ऐसे उम्मीदवार कहां से आएंगे। तो हमने सुझाव दिया है, या हमारी इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि आप बताइए कि एक डॉक्टर जब एमबीबीएस कर लेता है, अब तो एमडी करना पड़ता है और फिर किसी हॉस्पिटल में उसको इंटर्नशिप करना पड़ता है, तब जाकर के वो एक डॉक्टर बनता है। एक वकील 5 साल पढ़ता है और कम से कम 3, 4, 5 साल तक किसी बड़े वकील के साथ काम करता है, तब वो वकालत कर पाता है। जो एक कचहरी में काम करते हैं या डॉक्टर है, इंजीनियर भी जब पढ़ के आता है तो उसके साथ उसकी नौकरी लगती है, तो जूनियर इंजीनियर होता है, फिर असिस्टेंट इंजीनियर होता है, फिर इंजीनियर होगा, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा। इतने के बाद उसको डिसीजन लेने का पावर उसके पास आता है। जो लोग पुल पुलिया सड़क बनाते हैं, मकान बनाते हैं, हम देश बनाने जा रहे हैं, हम देश की नीतियां और कार्यक्रम तय करने जा रहे हैं और हमारे पास कोई अनुभव नहीं है और हमको टिकट मिल जाता है। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए सभी पार्टियों को एक नियम बनाना होगा कि हम उन्हीं को टिकट देंगे जो कम से कम अगर 2 से 3 साल पार्टी में काम करने के बाद और सक्रिय रूप से काम करने के बाद, पार्टी के किसी भी पद पर पदाधिकारी होने के बाद ही हम उसको ग्राम प्रधान का, या जो व्यक्ति 5 साल पार्टी में काम किया हो, सभासद नीचे लेवल पे, जिला स्तर पे या स्टेट लेवल पे काम किया हो, उसी को हम 5 साल काम करने के बाद पार्टी का टिकट देंगे। और जो 10 साल पार्टी में काम किया हो, जिसको सारे अनुभव हो, उसको ही पार्टी का दे। अब आप सोचिए, केवल एक छोटे से इस फार्मूले से अगर तय हो जाए, और इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारी पार्टी है, हम तय कर रहे हैं कि हमारी पार्टी से किसको चुनाव लड़ना है, और हम केवल एक ये नियम बना रहे हैं कि 3 साल आप हमारी पार्टी में काम करिए, तब आप चुनाव लड़िए, 5 साल काम करिए तो विधानसभा लड़िए, 10 साल काम करिए तब आप लोकसभा लड़िए। और जब ये हो जाएगा तो जितनी दल बदल की समस्या होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह से आप सोचिए कि हम कैसे अंकुश लगा सकते हैं तमाम कैंडिडेट्स पे, या इस चुनाव में जब हम कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होंगे, तो हां, निर्दलीयों को चुनाव लड़ने का जो मौका मिलता है वह इसमें नहीं हो पाएगा, इस प्रक्रिया में। आप बताइए। यहाँ मैं आप जो बात कर रहे थे अभी, जब हम बात कर रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने की, जो खर्चे को लेकर के बात किया आपने कि जो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम खर्च मुहैया करा दिया जाए, पर अब जो चुनाव हो रहे हैं सर, वो बिल्कुल शो ऑफ वाले चुनाव हो चुके हैं, दिखावे पर निर्भर करते हैं
और व्यक्तिगत संबंध, पार्टी के संबंध, सारी चीजें किनारे हो जाती है। सीधा सा आरोप लगता है कि पैसे देकर के चुनाव में वोट खरीदा जाता है। तो इस आधार पर जो बात आप कह रहे हैं वो कहां उसमें फिट बैठती है फिर? नहीं तो ये सब जो हो रहा है ये कोई नीति सम्मत नहीं है ना। ये जो आज हो रहा है ये थोड़ी कहीं लिखा हुआ है या माना जा रहा है कि पैसा देकर टिकट खरीदिए। कोई बिजनेस है क्या? मतलब माल मिल रहा है क्या वहां पे? ये सब तो भ्रष्टाचार का एक नमूना है। इससे निजात पाने के लिए आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। केवल छोटी सी चीज कह देने से नहीं काम चलेगा। सब चुनाव आयोग भी, सरकारें भी, पार्टियां भी और कैंडिडेट भी, इन चारों को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। तभी चुनाव सुधार हो पाएगा और तभी इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। ठीक है। तो अभी हमने जो बात सुनी किस तरीके से एक साथ चुनाव कराए जाने के देश को तमाम फायदे होंगे, लोगों को फायदे होंगे। इसके अलावा जो चुनाव के चलते जो भ्रष्टाचार होते हैं उन भ्रष्टाचारों पर भी लगाम लगाने का प्रयास होगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में एक इस चुनाव सुधार के नए मुद्दे के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ एक विशेष अपील ये है कि जो चुनाव सुधार की हमारी ये प्रक्रियाएं हैं इसमें जो आपके सवाल हों वो कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछें। उन सवालों पर हम अरुण जी से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उन सवालों पर हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या उन सवालों के जो उत्तर हैं वो कितने मददगार होंगे लोगों के लिए, सरकारों के लिए और चुनाव आयोग के लिए। शुक्रिया।